Hello everyone, welcome back to another part of Inside Theory of Learning। अधिगम का जो अपन गेस्टाल्टवादी सिद्धांत पढ़ रहे हैं उसका सेकंड पार्ट आज अपन शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में अपन ने पढ़ा था मैक्स वर्दीमर के बारे में, कोफका के बारे में, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने में और इस सिद्धांत का विकास करने के अंदर मैक्स वर्दीमर का, कोफका का क्या योगदान था, उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी, कैसे ये थियरी आई, ये सब अपन ने पढ़ा पार्ट फर्स्ट के अंदर। अभी हम पार्ट सेकंड इसका शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम जिस मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे वो मनोवैज्ञानिक हैं कोहलर। आज हम कोहलर का योगदान पढ़ने जा रहे हैं गेस्टाल्टवाद के अंदर। कोहलर ने गेस्टाल्टवादी सिद्धांत का विकास करने के लिए कुछ जो भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, जो भी अपना योगदान दिया था, उसको अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने, अपन सबसे पहली चीज़ पढ़ते हैं, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था। कोहलर का सबसे पहला योगदान अपन पढ़ते हैं, उन्होंने प्रयोग किए थे। गेस्टाल्टवादी विचारधारा को विकसित करने के लिए उन्होंने प्रयोग किए और उनका ये प्रयोग इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि इसकी वजह से गेस्टाल्टवाद जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक सिद्धांत बन गया और इस थियरी को बहुत लोग मानने लग गए। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया। तो इस सिद्धांत को अपन शुरू करते हैं। कोहलर ने सबसे पहले प्रयोग किया था चिंपांजी के साथ में। चिंपांजी के साथ में कोहलर का प्रयोग था और उसने चिंपांजी के साथ दो तरह के प्रयोग किए। पहला प्रयोग था बॉक्स के साथ, बॉक्सेस के साथ में था पहला प्रयोग, और दूसरा प्रयोग था छड़ी के साथ में। ओके, तो अपन इन प्रयोगों को थोड़ा सा ड्राइंग के द्वारा समझेंगे ताकि अपन को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो कोहलर ने एक बड़ा सा बॉक्स लिया, अपन कह सकते हैं एक रूम लिया या एक बहुत ही बड़ा सा पिंजरा लिया जहाँ से वो थोरोली ऑब्जर्व भी कर सके चिंपांजी को और अच्छी तरह से वो जो भी एक्शन कर रहा है उनको देख सके। तो यहाँ पर चिंपांजी को बंद कर दिया कोहलर ने। डोंट माइंड माई ड्राइंग प्लीज़, वी आर जस्ट लर्निंग टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर चिंपांजी को यहाँ पर कोहलर ने रूम के अंदर बंद कर दिया और इसी रूम के अंदर छज्जा जो होता है, छत जो होती है, वहाँ पर उसने बहुत सारे केले टांग दिए। एक बहुत बड़ा सा बॉक्स लिया, रूम लिया या एक पिंजरा कह सकते हैं, पिंजरा लिया और यहाँ पे चिंपांजी को, सुल्तान को बंद कर दिया। इस चिंपांजी का नाम सुल्तान था। तो यहाँ पे सुल्तान को रूम के अंदर बंद किया और ये सुल्तान जो चिंपांजी है ये बहुत ज़्यादा दिन से भूखा था। यहाँ पर इसको बहुत दिन से भूखा रखा गया और केले भी जो थे उनको छत के ऊपर टांग दिया गया। यहाँ पर जो कोहलर है वो इसके एफर्ट्स देखना चाहता है कि वो किस तरह से, क्या अपनी टेक्निक या ट्रिक लगाता है जिससे वो ये केले, मतलब किस तरह से वो हासिल करेगा। यहाँ पे यही सिद्धांत था। तो उसने केले ऊपर टांग दिए और उसने इस रूम के अंदर बॉक्सेस रख दिए बहुत सारे, लाइक हर जगह, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, बहुत सारे बॉक्सेस उसने यहाँ पे इकट्ठा कर दिए। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस उसने यहाँ पे इकट्ठा कर दिए। तो सबसे पहले सुल्तान नीचे आया, लाइक नीचे ही था सुल्तान, बट उसने उछल कूद करके और केलों को तोड़ने की, ऊपर से लेने की, छीनने की बहुत कोशिश की, बट उसके हाथ नहीं लगे केले। तो वो थक हार के बैठ गया। ओके, बट काफ़ी देर तक बैठा रहा, चूँकि मैं बता रही हूँ कि सुल्तान को बहुत दिन से खाना भी नहीं दिया गया था, बहुत दिन से ये भूखा भी था। तो यहाँ पे उसकी भूख बढ़ती गई और वो काफ़ी उछल कूद करने के कारण थक भी गया था। तो यहाँ पे फिर वो बैठा और उसके दिमाग में अचानक से एक आइडिया आया और उसने सोचा कि इन बॉक्सेस को मैं कैसे यूज़ करके, इन बॉक्सेस के थ्रू मैं ये केले ले सकता हूँ। तो उसने क्या किया, सारे बॉक्सेस को एक एक करके यहाँ पे सेट किया, एक के ऊपर एक सारे बॉक्सेस को उसने यहाँ पे सेट किया। और उसके बाद अल्टीमेटली वो इसके ऊपर चढ़ गया, बॉक्सेस के ऊपर वन बाय वन।
उसके ऊपर चढ़ के और उसने केले तोड़े और फिर केले खाए। तो यहाँ पे अपना एक जो प्रयोग है वो यहाँ पे कॉलर का एक प्रयोग सफल रहा। अचानक से चिंपांजी को आइडिया आया, सूझ आई उसके दिमाग में, एक थॉट आया कि मैं क्यों इन बॉक्सेस का यूज़ करके केले क्यों नहीं ले सकता। तो उसने इस बॉक्सेस का यूज़ किया और केलों को हासिल कर लिया। तो यहाँ पे कॉलर का एक प्रयोग सफल रहा, तो इसीलिए इसको चिंपांजी का बॉक्स पे आधारित प्रयोग कहते हैं। तो बॉक्सेस का यूज़ करके उसने केले प्राप्त कर लिए और अपनी समस्या का समाधान कर लिया, मतलब अपने लक्ष्य को, केलों को प्राप्त कर लिया। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले चिंपांजी भूखा था। ओके, चिंपांजी भूखा था, उसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था केले। तो उसका गोल या लक्ष्य अपन कह सकते हैं, गोल केले थे। तो उसने एफर्ट्स किए, कोशिश करी, नीचे से ऊपर की तरफ उछला, उसने लेने की कोशिश करी। ठीक है, तो उसके सामने प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या आई कि केले बहुत ही ज़्यादा ऊंचे थे। तो यहाँ पर अपन दूसरा स्टेप क्या हुआ? प्रॉब्लम, समस्या आई उसके सामने, केले बहुत ज़्यादा ऊंचे थे तो वो उन केलों को ले नहीं सका। ओके, तो केलों को ले नहीं सका तो वो यहाँ पे थक के बैठ गया वापस कि भाई मैं केले ले नहीं पा रहा, मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी। तो वो यहाँ पे थक के बैठ गया मतलब अपन ये सपोज कर सकते हैं कि वो उसको टेंशन हो गई। तो थर्ड स्टेप यहाँ पे टेंशन आएगा। टेंशन मतलब अपन कह सकते हैं चिंता। ओके, अब वो बैठा है तो उसने फिर अपना दिमाग लगाया कि इस रूम के अंदर और कौन से इक्विपमेंट्स है और कौन से प्रॉप्स है जिनको यूज़ करके मैं ये केले ले सकता हूँ, जो मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो उसने यहाँ पर पूरे रूम को कलेक्टिवली ऑब्जर्व किया। ओके, तो उसने अगला अपन स्टेप लिखेंगे ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब अवलोकन। ओके, फिर से ऑब्जर्व किया तो उसको ये आइडिया आया कि इस रूम के अंदर बॉक्सेस भी हैं। उसने पूरे रूम को अच्छे से ऑब्जर्व किया, उसको रूम में दिखे केले, खुद और ये बॉक्सेस। ओके, तो बॉक्सेस को देखने के बाद में उसने फिर से रीऑर्गेनाइज किया अपना प्लान। रीऑर्गेनाइज, पुनः प्रस्तुतिकरण। पुनः प्रस्तुतिकरण क्या था? यहाँ पे सारे बॉक्सेस को स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ रख के इनके ऊपर चढ़ना और केलों को प्राप्त कर लेना। ओके, तो यहाँ पर इन 5 स्टेप्स के थ्रू उसने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा, मतलब अपनी भूख मिटाई, अपने केले प्राप्त किए। तो यहाँ पे सबसे पहले लक्ष्य थे उसके केले प्राप्त करना उसका लक्ष्य था। प्रॉब्लम आ रही थी हाइट की कि केले बहुत ज़्यादा ऊपर थे। टेंशन हो गई, वो थकान हो गई, इसलिए वो बैठ गया। उसने कलेक्टिवली रूम को ऑब्जर्व किया कि इस रूम के अंदर और क्या चीज़ें हैं जो मेरी हेल्प कर सकती हैं। तो उसको बॉक्सेस दिखे। तो फिर उसने अपने प्लान को वापस से रीऑर्गेनाइज किया, मतलब फिर से जो एफर्ट किया उसके अंदर उसने बॉक्सेस को यूज़ किया और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रख के और इनको केलों को हासिल किया और केले खाए और फिर भूख मिटाई, मतलब अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया। ओके, आई होप आपको एक प्रयोग समझ में आ गया होगा। अब अपन दूसरे प्रयोग की तरफ चलते हैं, छड़ी आधारित प्रयोग। चिंपांजी का छड़ी आधारित प्रयोग। यहाँ पे फिर से इसको एक बड़े रूम में बंद किया गया चिंपांजी को। फिर से सेम ही प्रयोग किया था उसने, बट इस बार उसने बॉक्सेस की जगह छड़ी का यूज़ किया। तो यहाँ पर उसने केले टांगे रूम के अंदर ऊपर की तरफ। ओके, और यहाँ पर सुल्तान को खड़ा कर दिया। ओके, तो यहाँ पर केले हैं, यहाँ पर सुल्तान है। ऑफ कोर्स सुल्तान को फिर से भूखा रखा गया काफ़ी दिन तक। तो यहाँ पर उसको फिर से बड़ी तेज़ भूख लगी हुई थी और अब की बार रूम में बॉक्सेस नहीं रखे गए, छड़ियाँ रखी गई 2। एक छड़ी रखी गई छोटी और एक लंबी छड़ी रखी गई। ओके, 2 छड़ियाँ रखी गई। तो वही फिर से इसका तो वही स्टेप थे कि इसने सबसे पहले नीचे से ऊपर की तरफ उछल के केलों को लेने की कोशिश करी, बट फिर से ये थक गया क्योंकि केलों की हाइट बहुत ही ज़्यादा ऊपर थी, केले बहुत ज़्यादा ऊपर टांगे हुए थे।
तो इसको मिले नहीं वो, और भूख के कारण फिर से ये थक के बैठ गया। और फिर उसने बैठे बैठे फिर से कलेक्टिवली पूरे रूम को ऑब्जर्व किया, और यहाँ पर उसने देखा कि 2 छड़ियाँ हैं। तो इसने दोनों छड़ियों को हाथ में लेके कुछ भी एक्टिविटी, इसको पता नहीं था ये छड़ियाँ आपस में जुड़ती हैं, बट उसने कुछ भी एक्टिविटी करना शुरू कर दिया इन दोनों छड़ियों को आपस में लेके, और बाय चांस ये जो दोनों छड़ियाँ हैं वो आपस में जुड़ गई। ओके, तो दोनों छड़ियाँ, एक छोटी छड़ और एक बड़ी छड़, दोनों आपस में जुड़ गई, जिससे एक लंबी छड़ बन गई। तो इस लंबी छड़ को फिर उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना इस लंबी छड़ को ही हाथ में लेके मैं जो है केले तोड़ने की कोशिश करूं। तो फिर उसने यही आइडिया उसके दिमाग में आया, तो फिर उसने यही छड़ लेके और फिर केलों को तोड़ा, और फिर केले नीचे गिर गए, और उसने केलों को खाया और ऑफ कोर्स अपनी भूख शांत करी। तो यहाँ पे फिर से वही स्टेप हमारे सामने आते हैं कि चिंपांजी को भूख लगी थी, तो यहाँ पर फिर से केले ही उसका लक्ष्य थे, और फिर से उसने उछल कूद करी नीचे से ऊपर केले लेने के लिए, बट केलों को वो ले नहीं पाया क्योंकि हाइट बहुत ही ज़्यादा थी। ये जो हाइट है ज़मीन से लेके ऊपर छत तक, यहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा थी, तो ये केलों को ले नहीं पाया। तो यहाँ पे उसके सामने प्रॉब्लम आ रही थी, तो फिर से वो हताश होकर निराश होकर बैठ गया। उसको टेंशन हो गई कि मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी और मुझे कमरे में बंद कर दिया, और मेरे पास और कोई है नहीं, खाना मेरे सामने, बट मैं उसको ले नहीं पा रहा, तो ये उसको टेंशन हो गई। ओके, तो उसने फिर से कलेक्टिवली पूरे रूम को ऑब्जर्व किया, और यहाँ पे उसने प्रॉप्स ढूंढे, उसको मिले 2 छड़ियाँ। तो उसने फिर से रीऑर्गेनाइज़ किया अपना प्लान, दोनों छड़ियों को आपस में जोड़ा और केलों के ऊपर मारा, तो केले झड़ के नीचे गिर गए। उसने केलों को खाया और अपना लक्ष्य प्राप्त किया, मतलब अपनी भूख मिटाई। ओके, तो आई होप आपको दोनों ये प्रयोग जो है वो चिंपांजी के साथ में बॉक्स आधारित प्रयोग और छड़ी आधारित प्रयोग, ये दोनों प्रयोग समझ में आ गए होंगे। तो ये इसके स्टेप्स हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत जो है वो इन कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। ये ही अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के संप्रत्यय है। संप्रत्यय मीन्स कॉन्सेप्ट, मतलब सोल क्या है, अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत की सोल क्या है, मतलब क्या स्टेप्स होते हैं यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, क्या स्टेप्स होते हैं। तो इन्हीं स्टेप्स के थ्रू इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अब शिक्षा के क्षेत्र में अगर अपन इन्हीं स्टेप्स को अपनाएंगे, तो मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे अपना गोल है फर्स्ट ग्रेड लगना, ओके, फर्स्ट ग्रेड की जॉब लेना अपना गोल है। तो फर्स्ट ग्रेड की जॉब लगने के लिए अपन सबसे पहले मान लीजिए कि अपन ने कोई कोचिंग ली, ओके, कोचिंग ली, स्टडी मटेरियल लाए, दोस्तों की हेल्प ली, सब कुछ काम किया, मतलब पढ़ाई करी। ओके, मतलब दूसरों की हेल्प ली अपन ने, अदर सोर्सेज से पढ़ाई करी। ओके, अपन ने एग्ज़ाम को अपन ने एग्ज़ाम दिए, बट एग्ज़ाम अपना क्लियर नहीं हो पाया। ओके, तो अपन को टेंशन हो गई, सॉरी, एग्ज़ाम नॉट क्लियर, एग्ज़ाम नॉट क्रैक्ड। तो अपन को क्या होगी जब एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा, तो अपन को टेंशन होगी। ओके, तो अपन फिर से रिलैक्स होंगे और घर पे बैठेंगे और अपन सोचेंगे कि अपनी कहाँ पे कमी रह गई, कि अपन ने कौन सा ऐसा वीक पॉइंट था जिसके ऊपर अपन ने काम नहीं किया, जिसकी वजह से अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। तो अपने दिमाग में आएगा, अपन कलेक्टिवली सारे अपने प्रोसेस को ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्व करने के बाद में सब कुछ ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने का मतलब एक एनालिसिस करेंगे, अपने फुल प्रोसेस को, फुल स्टडी प्रोसेस को अपन एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम रह गई जिसकी वजह से अपन एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाए। तो अपने सामने आएगा कि अपन ने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स थे उनको सॉल्व नहीं किया, अपन ने रिवीजन नहीं किया, अपन ने सेल्फ स्टडी नहीं करी। ओके, तो ये कीवर्ड्स अपने सामने आते हैं कि अपन को इन पॉइंट्स के ऊपर, वीक पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, इनके ऊपर अपन को कंटिन्यूसली ध्यान देना चाहिए था। तो यहाँ पर कलेक्टिव ऑब्जर्व करने के बाद में अपने सामने ये पॉइंट्स आते हैं, और उसके बाद में अब अपना प्लान अपन रीऑर्गेनाइज करते हैं। रीऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, फिर से नोट्स बनाएंगे, स्टडी करेंगे, रिवीजन करेंगे, ओके, PYQs निकालेंगे,
ओके। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, मगअप करने की कोशिश नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो समझ रहे हैं आप, सबसे पहले अपना गोल जो है वो था फर्स्ट ग्रेड की जॉब लगना। ओके, तो इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या आई कि अपन ने कोचिंग करी, अपन ने अदर सोर्सेज से मतलब बुक्स लेके आए, कहीं से कुछ लेके आए, तो अपन ने दूसरों के बनाए हुए नोट्स थे उनसे अपन ने पढ़ाई करी। तो यहाँ पे अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ क्योंकि अपने एफर्ट्स में कमी थी, अपने एफर्ट्स में कमी होने के कारण एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। तो यहाँ पे अपन को टेंशन हो गई। टेंशन होने के बाद में अपन ने फिर से सब कुछ पूरा प्रोसेस ऑब्जर्व किया और फाइंड आउट किया कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, क्या कमी थी, किन चीज़ों पे अपन ने काम नहीं किया। तो अपने सामने आया कि अपन को इन चीज़ों पे काम करना है। तो अपन ने अपना प्लान वापस से रीऑर्गेनाइज़ किया और सारे ऑल डायमेंशन से अपन ने पढ़ाई करनी शुरू करी। अपन ने नोट्स खुद बनाए, टॉपिक को खुद से स्टडी किया, खुद से नोट्स बनाए, खुद से रिवीजन किया, बार बार रिवीजन किया, PYQs निकाले, कॉन्सेप्ट क्लियर करा, तब जाके अपना एग्ज़ाम क्लियर हुआ फाइनली। सो यही चीज़ जो गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत है, इसके यही कीवर्ड्स उसने अपने सिद्धांत में प्रतिपादित किए। और चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में भी अब यही जो सिद्धांत हैं, यही जो स्टेप्स हैं इसके कॉन्सेप्ट के, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके शिक्षा के क्षेत्र में भी लोग अपने गोल को प्राप्त कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में कॉलर ने ये जो 2 प्रयोग किए थे उन प्रयोगों को प्रतिपादित कर दिया और उसने बुक्स लिखी। कॉलर ने भी, जैसे मैक्स वर्दीमन ने बुक्स लिखी थी, जैसे कोफका ने बुक्स लिखी थी, वैसे ही गेस्टाल्टवादी विचारधारा को जो प्रतिपादित किया था उसने, तो यहाँ पे उसने 2 बुक्स लिखी। तो उनकी जो बुक्स हैं वो बुक्स का नाम मैं पहले आपको बता देती हूँ और उसके बाद में मैं आपको उनको याद करने की ट्रिक बताऊँगी। उनके नाम जो हैं बुक्स के, द मेंटालिटी ऑफ एप्स। एप्स आप समझेंगे, वनमानुष को ही एप कहते हैं। एप्स, वनमानुष, चिंपैंजी जो होता है उसको ही एप्स कहते हैं। और दूसरी है द डायनेमिक्स ऑफ साइकोलॉजी, डायनेमिक्स ऑफ साइकोलॉजी। ओके। और एक जो इसकी 3rd बुक है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ओके। तो इन्होंने ये 3 बुक्स लिखी। अब इन बुक्स को लर्न कैसे करना है, सबसे पहले देखिए, कॉलर से मैंने आपको बताया है कि उसने वनमानुष के ऊपर, चिंपांजी के ऊपर प्रयोग किए थे। तो चिंपांजी को चूंकि एप्स कहते हैं, एप ही कहते हैं, तो यहाँ पे एप वर्ड को आप पकड़ेंगे और एप से रिलेट करेंगे कि जहाँ पे एप मतलब चिंपांजी का नाम आया है, तो चिंपांजी का संबंध सिर्फ और सिर्फ गेस्टाल्टवादी विचारधारा से था और एप्स का संबंध सिर्फ और सिर्फ कॉलर से था। ओके, तो कॉलर ने एप्स के ऊपर प्रयोग किए थे, तो इसीलिए बुक क्या बनी, द मेंटालिटी ऑफ एप्स। क्योंकि इन दोनों प्रयोगों के अंदर, बॉक्स वाले प्रयोग में और यहाँ पे छड़ी वाले प्रयोग में, इन दोनों प्रयोगों के अंदर कॉलर ने इनकी मेंटालिटी को ढूंढा है कि भाई ये किस मेंटालिटी से काम करते हैं, कैसे उन्होंने अपनी समस्या का समाधान किया, कैसे उन्होंने केले प्राप्त किए। तो यहाँ पे ये किस मेंटालिटी से काम करते हैं, इनकी मेंटालिटी क्या है। तो यहाँ पे बुक बनी द मेंटालिटी ऑफ एप्स। ओके, तो एप्स वर्ड से आप निकालेंगे चिंपांजी के साथ आप रिलेट करेंगे क्योंकि चिंपांजी के ऊपर प्रयोग किया था कॉलर ने। ओके, और दूसरा है द डायनामिक्स ऑफ साइकोलॉजी। यहाँ पे वर्ड पकड़ेंगे आप डायनेमिक्स को आप कन्वर्ट करेंगे डायनासोर। ओके, तो यहाँ पे आपको रिलेट करना पड़ेगा कि जानवर जो हैं, जानवरों के ऊपर जिसने प्रयोग किए थे वो कॉलर था, और डायनेमिक्स वर्ड को आप लिंक करेंगे डायनासोर के साथ में। तो आपको ये थोड़ा सा दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है कि एप्स मतलब चिंपांजी और डायनासोर मतलब ये दोनों ही जंगली जानवर हैं
और काफ़ी रेयर स्पीशीज़ हो गई हैं ये, तो इन दोनों का ही जो संबंध है वो कॉलर से था। तो आई थिंक चिंपांजी के साथ आप डायनासोर को याद रख सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। तो इस तरह से अपन को ये दोनों बुक्स याद रखनी है, चिंपांजी के साथ में डायनासोर। तो डायनो से अपन पकड़ लेंगे डायनामिक्स ऑफ साइकोलॉजी। ओके, डायनासोर, चिंपैंजी। एप से अपन पकड़ लेंगे द मेंटालिटी ऑफ एप्स, एंड डायनासोर से द डायनामिक्स ऑफ साइकोलॉजी। ओके, और तीसरी बुक है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी यहाँ पे अपन गेस्ट वर्ड से पकड़ेंगे, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ओके, गेस्टाल्ट वर्ड से कैसे पकड़ेंगे कि जब गेस्ट आए थे तो गेस्ट की कॉलर पकड़ ली गई। देखिए, डोंट माइंड द ट्रिक्स, बट वी आर जस्ट लर्निंग टू क्लियर द कॉन्सेप्ट और जस्ट मग अप द द डिटेल्स, ताकि अपन को एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे अपन एक ट्रिक लगाएंगे कि गेस्ट की कॉलर पकड़ ली गई, गेस्ट की कॉलर पकड़ी। ओके, गेस्ट की कॉलर पकड़ी। कॉलर से अपन याद रखेंगे कॉलर, कॉलर से अपन क्या याद रखेंगे, कॉलर। कॉलर, कॉलर ने क्या पकड़ा था, गेस्ट की कॉलर, सॉरी गेस्ट। गेस्ट से अपन याद रखेंगे ऑफ कोर्स गेस्टाल्ट, गेस्ट से तो वर्ड ऑटोमेटिकली लिंक हो रहा है गेस्टाल्ट। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बुक है कॉलर की, क्योंकि कॉलर पकड़ी थी गेस्ट की, तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कॉलर की बुक है। ओके, तो यहाँ पर अपन इसको आगे भी लिंक कर सकते हैं कि गेस्ट की कॉलर क्यों पकड़ी। तो अपन को जस्ट लर्न करना है, तो इसलिए अपन एक छोटी सी ट्रिक और बनाते हैं। गेस्ट की कॉलर क्यों पकड़ी, क्योंकि प्रेग्नेंट कोई लेडी प्रेग्नेंट हो गई, ऐसी शंका हुई उनको, इनको कुछ लोगों को ऐसी शंका हुई, जिसके भी घर पे गेस्ट आए थे, प्रेग्नेंट करने की प्रेग्नेंट होने की शंका हुई, प्रेग्नेंट होने की शंका हुई। ओके, तो यहाँ पे एक अपन इसको थोड़ा सा लर्न करने के लिए थोड़ा सा इसको एक स्टोरी की तरह दिमाग में रखेंगे कि गेस्ट घर पे आए थे, तो गेस्ट की कॉलर पकड़ी, क्यों, क्योंकि प्रेग्नेंट होने की या प्रेग्नेंट करने की जो है उनको शंका हो गई। शंका मीन्स डाउट, उनको डाउट हो गया, शक हो गया, शंका हो गई कि उन्होंने किसी लेडी को प्रेग्नेंट किया है। ओके, तो गेस्ट ने कॉलर पकड़ी, कॉलर से अपन याद रखेंगे कॉलर, और गेस्ट से ऑफ कोर्स गेस्टाल्ट साइकोलॉजी याद रखेंगे। तो कॉलर ने बुक लिखी थी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। प्रेग्नेंट करने की शंका हुई, मतलब प्रेग्नेंट से अपन को याद रखना है प्रेग्नोज, प्रेग्नेंट से अपन को याद रखना है प्रेग्नोज। ओके, प्रेग्नोज, प्रेग्नेंट से अपन याद रखेंगे प्रेग्नोज। और शंका, शंका से अपन दिमाग में अपने कॉन्सेप्ट रखेंगे संकार्य, संकार्य, शंका, शंकार्य। ओके, तो मैं अब कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ थोड़ा सा, ये क्या है। ये गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहते हैं अपन, इसकी जो है वो शब्दावली है, शब्दावली है ये। 2 शब्द दिए कॉलर ने यहाँ पर, गेस्टाल्टवादी शब्दावली दी यहाँ पर कॉलर ने, 2 शब्द बताए यहाँ पर, प्रेग्नोज और संकार्य। प्रेग्नोज का मतलब, अब देखिए आप यहाँ पर प्रेग्नोज का मतलब समझिए, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी होती है तो वो जो प्रेग्नेंट लेडी होगी उसको कोई भी देखता है, XYZ किसी के भी अपने भी अगर सामने आती है तो अपन उसको कलेक्टिवली ऑब्जर्व करते हैं, मतलब सर से लेके पैर तक उसको पूरा देखेंगे कि उसका पेट बड़ा है, उसके फेस पे भी चेंजेस आते हैं, उसके पैरों में भी चेंजेस आते हैं, उसके बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। तो प्रेग्नेंट लेडी को अपन पूरा ऑब्जर्व करते हैं, कलेक्टिव उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, मतलब प्रत्यक्षीकरण, अपने सामने जब वो आती है तो अपन उसको पूरा देखते हैं सर से लेके नीचे तक, समझ रहे हैं आप।
तो यहाँ पे प्रेग्नोज का मतलब होता है कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन। कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन, कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन मतलब संगठित रूप से, संगठित रूप से प्रत्यक्षीकरण करना, संगठित रूप से प्रत्यक्षीकरण करना। ओके, संगठित रूप से प्रत्यक्षीकरण करना, कलेक्टिवली उसको ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पे मैं बताऊंगी इसको, इस वर्ड पे अपन दोबारा आएंगे। और यहाँ पे है संकार्य। संकार्य के साथ में अपन को एक वर्ड संकार्य, इसका मतलब निकाले कार्य करना। तो अपन जैसे देखिए सिद्धांत दिए गए थे मनोविज्ञान के क्षेत्र में, लेकिन इनको शिक्षा के क्षेत्र में ही अल्टीमेटली लाया गया। तो शिक्षा के क्षेत्र में काम कैसे करेंगे, ज्ञान के बिना कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पर अपन को एक वर्ड और जोड़ना है, संज्ञानात्मक संकार्य। संज्ञानात्मक संकार्य। ओके, संज्ञानात्मक संकार्य। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ओके, अभी अपन प्रेग्नोज और संज्ञानात्मक संकार्य जो शब्दावली दी थी कोहलर ने अपने सिद्धांत के अंदर, इस शब्दावली का कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करेंगे। ओके, प्रेग्नोज का मीनिंग मैंने आपको बताया था कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन, कलेक्टिवली ऑब्जर्व करना, कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन। ओके, तो जैसे कोई भी हमारे सामने समस्या आती है, कोई भी अधिगम के क्षेत्र में लर्निंग के टाइम पे अधिगम करते समय, अपने सामने स्टडी करते समय या चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर करते समय अपने सामने जो भी समस्या आती है उसका अपन को कलेक्टिव एक ऑब्जर्वेशन करना होता है। थोरोली उस पूरे कॉन्सेप्ट को देखो और फिर फाइंड आउट करो कि क्या क्या समस्याएं अपने सामने आ रही हैं। ओके, जैसे चिंपांजी ने उस रूम के अंदर कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन किया था पूरे रूम का। देन उसको आइडिया आया कि उस पूरे रूम के अंदर क्या क्या प्रॉप्स हैं, बॉक्सेस भी हैं, केले भी हैं, वो खुद भी है। ओके, तो उसने कलेक्टिवली ऑब्जर्व किया उस पूरे रूम को, थोरोली पूरे तरीके से उस रूम का अवलोकन किया। और उसके बाद में अगला जो स्टेप है वहां पर उसने संज्ञानात्मक संकार्य किया। संज्ञानात्मक संकार्य का मतलब होता है ज्ञान। संज्ञान मतलब सेस, ये बनता है सम, सम प्लस ज्ञान। ओके, सम प्लस ज्ञान मतलब ज्ञान के साथ। ज्ञान के साथ। ओके, और ऐसे ही संकार्य वर्ड बना है सम प्लस कार्य, कार्य के साथ। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ज्ञान के साथ में कलेक्टिवली जब किसी चीज को आप ऑब्जर्व करोगे तो उस ऑब्जर्वेशन से, उस अवलोकन से आपको जो नॉलेज मिलेगा, जो डिटेल्स मिलेगी, जो भी आपको ज्ञान मिलेगा, उस ज्ञान के साथ में आपको काम करना है। और क्या काम होगा वो, उस ज्ञान के साथ में जो काम होगा वो होगा समस्या का समाधान ढूंढने का काम। समस्या का समाधान ढूंढने का या खोजने का कार्य। ओके, सबसे देखो मैं अगर आपको एक इजी वे में समझाऊं तो प्रेग्नोज का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर समस्या को ढूंढना। ओके, समस्या को ढूंढना मतलब कलेक्टिवली ऑब्जर्व करो और फाइंड आउट करो कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, समस्या कहाँ पे रही है, दिक्कत कहाँ पे है। ओके, और फिर जो भी अपन को डिटेल्स मिले उन डिटेल के साथ में समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करो। तो यही दो शब्दावली थी, प्रेग्नोज और संज्ञानात्मक संकार्य। सबसे पहले कलेक्टिवली पूरे जो भी अपन स्टडी कर रहे हैं या जो भी अपने सामने प्रॉब्लम आ रही है पूरा पहले उसको स्टडी करो अच्छे से, और उसके बाद में जो भी नॉलेज अपन को मिलता है उसके आधार पर उसका समाधान खोजने का काम करो। तो ये दो शब्दावली थी अपने सामने जो कोहलर ने दी थी अपन को। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। और उसके बाद में कोहलर ने जो अपना सिद्धांत दिया है
उसके अंदर चिंपांजी के साथ में, बॉक्स के साथ में और छड़ी के साथ में जो प्रयोग किए थे, वहाँ पर अल्टीमेटली उसके दिमाग में दोनों प्रयोगों के अंदर अपन देखें अगर, तो दोनों प्रयोगों में उसके दिमाग में आइडिया आया कि वो छड़ियों को भी यूज़ कर सकता है और वो बॉक्सेस को भी यूज़ कर सकता है। उन्होंने उसका यूज़ करके और अल्टीमेटली अपना लक्ष्य प्राप्त किया जो केले थे। ओके, तो उसके दिमाग में फाइनली क्या आया, एक आइडिया आया। आइडिया, तो ये आइडिया जो है जिसके आधार पे उन्होंने अपनी समस्या का समाधान किया था, वो आइडिया ही सोच या अंतर्दृष्टि कहलाता है। सोच या अंतर्दृष्टि या इंसाइट, इंग्लिश में अगर अपन कहें तो इंसाइट। सोच, अंतर्दृष्टि या इंसाइट कहलाता है। सोच या अंतर्दृष्टि या इंसाइट क्या होती है? एक सडन क्लिक होना माइंड के अंदर, सडनली क्लिक हो जाना कि अरे इसका आंसर तो ये है। समझ रहे हैं आप? तो एक अचानक या तत्काल, उसी समय पे तत्काल उत्पन्न होने वाली मानसिक प्रक्रिया, तत्काल उत्पन्न होने वाली मानसिक प्रक्रिया होती है सूझ या अंतर्दृष्टि या इंसाइट। ओके, कभी भी ये जो सूझ होती है, इंसाइट जो आइडिया अपन जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं इन शॉर्ट वे, तो ये आइडिया जो अपन को हमेशा अचानक से आता है कि अरे मुझे अभी एक आइडिया आया, तो वो अचानक से उत्पन्न होता है दिमाग के अंदर। तो सूझ या अंतर्दृष्टि जो है वो अचानक से दिमाग के अंदर उत्पन्न होने वाली एक मानसिक प्रक्रिया है। ओके, और ये अपने दिमाग के अंदर कैसे उत्पन्न होगी, कैसे पैदा होगी? या तो पूर्व अनुभवों से, या तो अपन ने ऐसी कोई प्रॉब्लम पहले फेस करी हो जिसका सोल्यूशन अपने किया हो, तो अपन को आइडिया आएगा कि अरे यार उस टाइम पे अपन ने ऐसी प्रॉब्लम थी तो उस हिसाब से सोल्यूशन किया था। समझ रहे हैं आप? तो पूर्व अनुभवों से, या तो अपन को सूझ या अंतर्दृष्टि आती है, आइडिया आता है पूर्व अनुभवों से कि ऐसी कोई प्रॉब्लम पहले भी अपन ने फेस करी थी तो उस टाइम में अपन ने इसका सोल्यूशन ऐसे किया था, तो अपन को अभी भी ऐसे ही ट्राई करना चाहिए, तो ऐसे इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो या तो अपन को पूर्व अनुभवों से अपने दिमाग में सूझ या अंतर्दृष्टि आती है, या फिर दूसरी चीज होती है वो होता है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण यहाँ पे अपन इंग्लिश में कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन। जैसे चिंपांजी को आया कि उसने बहुत सारे एफर्ट्स किए नीचे से ऊपर की तरफ कूद के, लेकिन उसको केले मिले नहीं, तो वो थक के बैठ गया। और बैठे बैठे ने जब उसने कलेक्टिवली पूरे रूम को ऑब्जर्व किया, तो फिर उसको आइडिया आया कि क्यों नहीं मैं बॉक्सेस का यूज कर सकता हूँ अकेले लेने के लिए। ओके, उनको ऊपर नीचे 1 बाय 1 रख के, और मैं छड़ी का यूज भी कर सकता हूँ, छड़ी से मैं उनको केले को तोड़ने की कोशिश कर सकता हूँ। तो ये कलेक्टिवली ऑब्जर्वेशन जब उसने किया तो उसके बाद में उसको आइडिया आया। तो कहने का ये मतलब है कि जो सूझ या अंतर्दृष्टि होती है वो एक अचानक उत्पन्न होने वाली मानसिक प्रक्रिया है। दिमाग में अचानक से क्लिक होता है, एक सडन क्लिक होता है और अपने को वो आइडिया आता है। और ये जो आइडिया है ये 2 रीजन से आएगा। या तो अपन ने ऐसी ही कोई सेम या इससे मिलती जुलती कोई प्रॉब्लम हो जो पहले कभी सॉल्व करी हो, तो उस टाइम पे पूर्व अनुभव हमारा साथ देते हैं, तो पूर्व के अनुभवों में रिलेट कर पाते हैं हम कि ऐसी प्रॉब्लम का अपन ने कैसे सोल्यूशन किया था। और या फिर अपन उस जब थोरोली पूरी प्रॉब्लम को कलेक्टिवली ऑब्जर्व करते हैं, तो उस ऑब्जर्वेशन के बाद में भी अपन को आइडिया आ जाता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 2 तरीकों से अपन को सूझ या अंतर्दृष्टि आती है। तो इसीलिए इसको जो अधिगम का ये जो सिद्धांत है, गेस्टाल्टवाद के अंदर कोहलर ने जो है वो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया। अंतर्दृष्टि या सूझ का या इंसाइट थियरी दी। इंसाइट थियरी या सिद्धांत दिया। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से कि इंसाइट या सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या है। अंतर्दृष्टि या सूझ मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली एक अचानक से उत्पन्न होने वाली मानसिक क्रिया है। अपन कह सकते हैं एक आइडिया है या एक क्लिक है
जो अचानक से अपने दिमाग में अकर होता है, जो या तो पूर्व अनुभव से हो सकता है या फिर प्रत्यक्षीकरण करने से हो सकता है। अपन इनको रिलेट कर सकते हैं चिंपांजी के प्रयोग के साथ में, बॉक्स आधारित प्रयोग और छड़ी आधारित प्रयोग, और उसने कौन से स्टेप्स फॉलो करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया था वो भी अपन ने पढ़े हैं, जिनको अपन ने कॉन्सेप्ट या संप्रत्यय कहा, गेस्टाल्टवाद का संप्रत्यय कहा। ओके, और आगे अपन देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में जो है क्या इसका योगदान था, लेकिन उससे पहले अपन ने जितने भी अभी तक डिटेल्स या ड्राइंग के माध्यम से या फिर जो कुछ भी पढ़ा है अपन उसके एक नोट्स बना लेते हैं, ताकि आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में सब कुछ समझ में आए। ओके, तो शुरू करते हैं। अपन देखिए, स्टार्टिंग में सबसे पहले अपन नोट्स बनाएंगे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ गेस्टाल्टवादी जो विचारधारा है, गेस्टाल्टवादी जो विचारधारा कह दीजिए या सिद्धांत जो है, ये इसका मतलब क्या होता है। गेस्टाल्ट जैसे अपन ने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था कि गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है समग्रता या पूर्णता। ओके, तो यहाँ पर गेस्टाल्ट का शब्द मतलब क्या होता है, जैसे अपन ने अंतर्दृष्टि या सूझ का अर्थ भी समझा कि तत्काल या अचानक से मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली एक मानसिक प्रक्रिया है, वैसे गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है। गेस्टाल्ट का मतलब होता है कि जब तक समस्या सामने नहीं होगी, जब तक समस्या सामने नहीं होगी तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता। जब तक समस्या नहीं होगी तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डिटेल है। तो गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत के अनुसार समस्या का होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक समस्या हमारे सामने नहीं होगी तो उसका सॉल्यूशन करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सॉल्यूशन तो प्रॉब्लम का ही होगा। तो प्रॉब्लम का हमारे सामने होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम सो देयर कैन बी अ सॉल्यूशन। ओके, तो समस्या की अनिवार्यता के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया है कि समस्या का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के अंदर मनोवैज्ञानिक थे मैक्स वर्दीमर। अपन एक शॉर्ट ओवरव्यू ले रहे हैं। मैक्स वर्दीमर थे इसके अंदर, और कोफका थे और कोहलर थे। ओके, आज अपन कोहलर पढ़ने वाले हैं, मतलब कोहलर के लिए नोट्स बनाएंगे। तो अपन कोहलर जो है, कोहलर ने गेस्टाल्टवाद की विचारधारा का विकास किया और उसने ये विकास करते हुए अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में इंसाइट बोलते हैं, सूझ का सिद्धांत दिया। ओके, तो इस सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन जब उसने किया तो उसने प्रयोग किए। प्रयोग उसने चिंपांजी के ऊपर किए। चिंपांजी जिसका नाम था सुल्तान। ये अपन पहले सब कुछ समझ चुके हैं, बस अब इनके अपन को नोट्स बनाना है। तो चिंपांजी के ऊपर जो प्रयोग किए थे, तो चिंपांजी के साथ में एक तो छड़ी बॉक्स आधारित प्रयोग किया था, एक तो बॉक्स आधारित प्रयोग किया था और दूसरा जो है वो छड़ी आधारित प्रयोग किया था। और ये दोनों प्रयोग मैं आपको समझा चुकी हूँ अच्छे से। इन दोनों प्रयोगों के द्वारा उसने अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत बताया कि कैसे उसने सूझ के माध्यम से बॉक्सेस का यूज़ किया केले लेने के लिए और अपनी भूख मिटाई, और कैसे अपनी सूझ के द्वारा ही उसने छड़ी का यूज़ किया और छड़ी से फिर केले तोड़े और उनको खाकर अपनी भूख मिटाई। और इन जब प्रयोगों का प्रतिपादन किया तो उसने इनकी जो डिटेल्स है वो अपनी बुक्स के अंदर लिखी। तो बुक्स उनकी जो थी, सबसे पहले अपने रिकॉल कर लेते हैं। कॉलर पकड़ी थी। कॉलर किसकी पकड़ी थी? गेस्ट की। तो सबसे पहली बुक हो जाएगी द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी और जो इन्होंने फिर से चिंपांजी के ऊपर प्रयोग की थी, तो चिंपांजी को इंग्लिश में बोलते एप। तो इनकी मेंटालिटी देखी थी इन्होंने, तो द मेंटालिटी ऑफ एप्स। द मेंटालिटी ऑफ एप्स। और ऑफ कोर्स एप एक जानवर है और दूसरा जानवर क्या अपन ने याद किया था? डायनासोर। तो द डायनामिक्स ऑफ साइकोलॉजी।
ऑफ साइकोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे कॉलर के अपन ने थोड़े से योगदान देखे हैं। उसके बाद में गेस्टाल्टवादी सिद्धांत बोल दो या अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत बोल दो, इस सिद्धांत के कुछ संप्रत्यय अपन को बताए थे। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप लर्न भी करवाया था इन दोनों प्रयोगों के माध्यम से कि वो संप्रत्यय मतलब कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे लर्निंग करनी है इस सिद्धांत के अनुसार। शिक्षा के क्षेत्र में अगर इसका यूज़ करते हैं तो कैसे स्टेप बाय स्टेप अपन को काम करना है। तो सबसे पहले क्या आया था अपने सामने, लक्ष्य, गोल। ओके, उसके बाद में आया था समस्या, प्रॉब्लम, या इसको बाधा भी अपन बोल सकते हैं, बाधाएं आई थी। ओके, उसके बाद में तनाव हो गया था या चिंता जिसको कह सकते हैं। ओके, जिसको बोलेंगे टेंशन, टेंशन। उसके बाद में उसने कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन किया था, तो अवलोकन कह दो या प्रत्यक्षीकरण कह दो, एक ही बात है। प्रत्यक्षीकरण भी कह सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद में उसने पुनः प्रस्तुतिकरण किया। रिप्रेजेंटेशन या फिर रीऑर्गेनाइज बोल दो, रीऑर्गेनाइज किया। ओके, तो लक्ष्य क्या था उसके, केले प्राप्त करना। समस्या आ रही थी कि उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए बट एफर्ट्स बिल्कुल टू द पॉइंट नहीं थे, तो इस कारण उसको चिंता या तनाव हो गया। तनाव होने के बाद में उसने पूरे रूम का फिर से एक ऑब्जर्वेशन किया, उसने देखा कि कमी कहाँ पे रह रही है। तब उसको पता चला कि ये बॉक्सेस भी अपन इनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद में उसने बॉक्सेस लेके और छड़ी लेके फिर से अपने प्लान को रीऑर्गेनाइज किया। ओके, तो इनको अपन वैसे तो मैंने इनको लर्न करवा दिया, बट यहाँ पे फिर से अपन इसकी अगर कोई शॉर्ट ट्रिक अपन लगाना चाहें तो याद कर सकते हैं इनके इनिशियल्स लेके, GPTOR। ओके, ये एक छोटी सी अपन इनिशियल्स इनके जो है वो अपन इनको एक ट्रिक की तरह याद कर सकते हैं, GPTOR। जैसे अपन चैट GPT का आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो GPT तो उससे याद रह जाएगा GPT, और को अपन को ऐसे याद रखना है जैसे अपन जनरली बोलते हैं और, तो GPT और गोल, प्रॉब्लम, टेंशन, गोल, प्रॉब्लम, टेंशन, ऑब्जर्वेशन, रीऑर्गेनाइज। ओके, गोल, प्रॉब्लम, टेंशन, ऑब्जर्वेशन, रीऑर्गेनाइज। तो GPT और अब इनको बार बार मगअप करेंगे, एक दो बार इनके पूरे मीनिंग बोलेंगे तो अपन को ये लर्न हो जाएगा। GPT और। ओके, उसके बाद में अपन शब्दावली के ऊपर आते हैं। मैक्स वर्दाइमर ने जो है अपने इस सिद्धांत के अंदर, अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के अंदर जो है वो शब्दावली दी थी। एक तो बनाया था प्रेग्नोज और दूसरा बताया था संज्ञानात्मक संकार्य। ओके, तो प्रेग्नोज का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका क्या अपन करते हैं, कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन करते हैं, संगठित रूप से प्रत्यक्षीकरण करते हैं। तो संज्ञानात्मक संकार्य से मतलब होगा समस्या का समाधान खोजने का कार्य। ओके, समस्या का समाधान खोजना। और आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जो अंतर्दृष्टि या सूझ होती है वो अपन को पूर्व अनुभव से या तो अपने दिमाग में क्लिक होती है या फिर कोई चीज़ का ऑब्जर्वेशन करने से, तो ये चीज़ भी अपन को ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अपन ने इनकी बुक्स पढ़ ली, इसके कॉन्सेप्ट संप्रत्यय पढ़ लिए, इसकी शब्दावली पढ़ ली। उसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या उपयोग होता है,
शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। शिक्षा के क्षेत्र में अब देखिए, आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी, अंतर्दृष्टि या सूझ। अंतर्दृष्टि या सूझ, अंतर्दृष्टि या सूझ जो है वो अपने आप से क्लिक होती है। देखिए, अपन को ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि अपने आप से माइंड में क्लिक होती है। जैसे मैं आपको बताया था कि सूझ जो है वो तत्काल या अचानक से उत्पन्न होने वाली मानसिक प्रक्रिया है। तो ये मस्तिष्क में अपने आप से क्लिक होती है, तो ये ऑटो जनरेटेड होती है। ठीक है, इसको पैदा नहीं किया जा सकता, ये आइडिया अपने आप से आता है। तो अपन को यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर डीपली सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर यंत्रों से पढ़ाई करने का ये खंडन करता है कि यंत्रों और उपकरणों कह दो, या फिर टीचिंग लर्निंग एड्स, अधिगम सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री का खंडन। अब खंडन क्यों करता है? देखिए, अगर बच्चे को किसी चीज़ की हेल्प लेके लर्न करना हो तब तो इन चीज़ों का यूज़ वो कर सकता है, क्योंकि यंत्रों से, जैसे कंप्यूटर हो गए, ब्लैक बोर्ड हो गए, मार्कर हो गए, चॉक्स वगैरह हो गई, मैप हो गए, डायग्राम्स हो गए, तो इन चीज़ों का यूज़ करके, टीचिंग लर्निंग एड्स जो है इनका यूज़ करके उसको लर्न करने में, सीखने में हेल्प मिलती है। लेकिन यहाँ पे सीखना कैसे है? अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा। और ये जो सूझ जो है वो अपने आप से या अचानक से मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली मानसिक प्रक्रिया है, तो ये ऑटो जनरेटेड है, ये अपने आप ही पैदा होती है। या तो अपन ने कोई सिमिलर प्रॉब्लम पहले सॉल्व करी हुई हो तो पूर्व अनुभव से ये पैदा होती है, या फिर कलेक्टिवली ऑब्जर्व करने को किसी चीज़ को कलेक्टिवली जब ऑब्जर्व करते हैं तो उसके कारण ये पैदा होती है। तो इसमें इन यंत्रों का, उपकरणों का, शिक्षण सहायक सामग्री का कोई योगदान नहीं है। तो इन चीज़ों का ये खंडन करता है ये सिद्धांत मानता है कि जो अधिगम के अंदर इन चीज़ों का कोई योगदान नहीं है। ओके, तो एक चीज़ ये यहाँ पे क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ें यहाँ पर आइडिया क्यों आएगा? जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ या इडियट सा बच्चा है, उसको क्या ही आइडिया आएगा? जब उसको कोई चीज़ का बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो उसको क्या आइडिया आएगा? आइडिया आएगा प्रतिभाशाली बच्चों को, इंटेलिजेंट बच्चों को। तो यहाँ पर जो है ये प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने में सहायक है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों या बच्चों के लिए सहायक है ये, क्योंकि आइडियाज़ जो होते हैं, सूझ या अंतर्दृष्टि जो होती है वो हाई एफिशिएंसी को नीड करती है, वो उसकी ज़रूरत होती है। तो हाई एफिशिएंसी जो है वो प्रतिभाशाली बच्चों में ही पाई जाती है। तो प्रतिभाशाली बच्चों को सिखाने में ये सहायक होती है। यहाँ पे अपन ये भी लिख सकते हैं कि जटिल विषयों को सीखने में सहायक है, जटिल विषयों को सीखने में सहायक है। ओके, जटिल विषयों को भी सीखने में ये सहायक होती है। अपन ये भी कह सकते हैं कि तार्किक क्षमता का विकास करती है, तार्किक क्षमता, मेंटल एबिलिटी उसको डेवलप करती है ऑफ कोर्स। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है उसका भी विकास करती है बच्चों के अंदर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करती है। ओके, तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ या इडियट या पढ़ाई के अंदर जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए ये सिद्धांत नहीं है, क्योंकि सूझ या अंतर्दृष्टि जो होती है वो ऑटो जनरेटेड होती है। और जिन बच्चों को बेसिक नॉलेज ही नहीं होता है, जो सिर्फ मगअप करके चीज़ों को लर्न करते हैं, उनके अंदर सूझ या अंतर्दृष्टि नहीं आ सकती। ये सिर्फ और सिर्फ प्रतिभाशाली कहने का मतलब है जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनके अंदर आती है, और ये हाई लेवल के जो एफिशिएंसी है वो डिज़र्व करती है। तो इसलिए जटिल विषयों को सीखने में सहायक होती है, तार्किक क्षमता का ये विकास करती है, और लॉजिकल थिंकिंग उसका विकास करती है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। ओके, यहाँ पर आगे अपन देखेंगे कि ये पूर्ण से अंश के सिद्धांत पर काम करती है। पूर्ण से अंश का सूत्र, उसके ऊपर ये काम करती है। ओके, पूर्ण से अंश का सूत्र ये क्या है?
इन सिद्धांतों में अपन को मेनली ये प्रयोग याद रखने हैं कॉलर के। जब अपन को ये प्रयोग याद है तो इन प्रयोगों से अपन किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए प्रयोग में अपन देखें कि चिंपांजी जो था उसने 4th स्टेज में पूरे रूम का कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन किया। पूरे रूम का एक कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन, संगठित प्रत्यक्षीकरण किया, और उसके बाद में उसको प्रॉब्लम का पता चला। ओके, उसके बाद में उसने सॉल्यूशन निकाला। तो पूर्ण से अंश के सिद्धांत के ऊपर ये बल देता है कि पूर्ण की जब उपस्थिति होती है ना, तो उससे इस सिद्धांत में काफ़ी फर्क पड़ता है। समझ रहे हो? कहने का मतलब है कि पहले कोई भी जैसे सब्जेक्ट है, कोई भी चैप्टर है, कोई भी टॉपिक है, उसको पूरा एक बार स्टडी कर लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए। उसके बाद में उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसके छोटे छोटे पोर्शन को ध्यान से पढ़िए, लेकिन पहले उसको एज अ होल एक बार उसके अच्छे से रीडिंग लगा लीजिए। तो ये चीज़ इसके अंदर बताई हुई है कि पूर्ण से अंश के सूत्र पे ये फॉलो करता है। पहले ये नहीं कहता है कि पहले उसको छोटे छोटे पैराग्राफ्स को पढ़ो, ये कहता है कि पहले पूरे को एक बार अच्छे से रीडिंग लगा लो, उसके बाद में उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। क्योंकि जब आप एक बार रीडिंग लगा लेते हो अच्छे से, तो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर हो जाता है कि ये किस चीज़ के बारे में है, किस चीज़ के बारे में इसके अंदर बताया हुआ है। तो पूर्ण से अंश के सूत्र को ये फॉलो करता है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ओके, और ये सिद्धांत जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है। बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है। ऑफ कोर्स चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, कि सीखने का, अधिगम का, जो शिक्षा का जो मुख्य केंद्र है वो बच्चा होना चाहिए। और यहाँ पर अंतर्दृष्टि या सूझ है तो बच्चे के दिमाग में ही उत्पन्न होने वाली ये मानसिक प्रक्रिया जो अचानक से या तत्काल से पैदा होती है। तो यहाँ पर ना टीचर का रोल है, ना विषय वस्तु का, ना सिलेबस का, किसी चीज़ का रोल नहीं है। यहाँ पर अंतर्दृष्टि या सूझ जो है वो बच्चे के मस्तिष्क में ही पैदा होगी। तो यहाँ पर ये बाल केंद्रित शिक्षा के एक पक्ष को दर्शाता है, क्योंकि अंतर्दृष्टि या सूझ जो है वो बालक के अंदर ही पैदा होगी, बालक के ही पूर्व अनुभवों से या प्रत्यक्षीकरण के कारण बालक के दिमाग में पैदा होने वाली एक प्रक्रिया है। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। अंतर्दृष्टि या सूझ जो है ये एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ऑफ कोर्स इसमें मेरे को समझाने की नीड लगती नहीं है कि ज्ञान, संज्ञान सम प्लस ज्ञान, तो ऑफ कोर्स इसमें ज्ञान की नीड होती है। तो पहले अपन को किसी चीज़ का नॉलेज होगा तो ही अपन आगे दूसरी चीज़ को, उसी से मिलती जुलती हुई चीज़ को कर पाएंगे। तो ये एक ज्ञान के साथ में मतलब कॉग्निटिव एक्टिविटी है, इसके अंदर ज्ञान की अपन को ज़रूरत पड़ती है। और बस इसके अलावा आई डोंट थिंक कोई भी टॉपिक इस चीज़ के अंदर बचा है। इसके सारे एस्पेक्ट अपन ने पढ़ लिए हैं अच्छे से। तो अगर आपको ये सिद्धांत समझ में आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Show your support. इसके अगले जो वीडियोज़ होंगे, पार्ट्स आएंगे, उनके अंदर अपन PYQ सॉल्व करेंगे। पिछले सालों में जितने भी इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी डिटेल्ड वीडियो मैं लेकर आऊँगी और उनके अंदर अपन सॉल्व करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.